हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को डिस्कस किए थे। ये सारा बिल्डअप था, इसमें आपको इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। चाहे आप एसएससी जेई देख लीजिए, आरआरबी जेई आएगा आपका, उसको देख लीजिए, आपके कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप उसमें देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ये दोनों ही केसेस में आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और इससे अब आप यहाँ जो आप ये वैल्यूज़ देख रहे हैं, इससे अब आपके आगे के फॉर्मूलाज डिराइव होने वाले हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो समझना ही समझना है। ये नहीं समझेंगे आगे सब रटना पड़ जाएगा। जो वैल्यूज़ हम आपको बताते जाएंगे आपको वो सब रटना पड़ जाएगा। तो उसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्टली आ जाते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग 2 मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। पहला मटेरियल है हम लोगों का कॉन्क्रीट। आरसीसी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग कॉन्क्रीट के बारे में जानना चाह रहे हैं और हम लोग स्टील के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब कॉन्क्रीट क्या होता है, स्टील क्या होता है। कंक्रीट आपको पता है कि हम लोग कुछ कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं एक साथ और वो हम लोगों का एक मटेरियल तैयार करता है जिसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। क्या वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग मिक्स करते हैं? फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, सीमेंट होता है और एडमिक्सचर और वाटर के साथ हम लोग उसको मिक्स करते हैं। जितना भी रिक्वायर्ड आपको प्रोपोर्शन में एडमिक्सचर और वाटर रिक्वायर्ड होगा उतना। तो एग्रीगेट और आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, इनका रेशियो आपको इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ये डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉमिनल मिक्स की बात करें तो आप पढ़े होंगे कि नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट जो होता है और एक होता है आपका डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। तो नॉमिनल मिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो कंक्रीट में हम आपको समझा देते हैं कि M5 से लेकर के M20 तक को हम लोग नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। और डिज़ाइन मिक्स किसको बोलते हैं? डिज़ाइन मिक्स होता है आपका M25 से लेकर के बियॉन्ड मतलब है कि बुक्स में आपको आईएस कोड में M80 तक मिलेगा, लेकिन वैसे M100 तक आपको कंक्रीट जो है वो पहुंच चुका है। तो मतलब M25 एंड बियॉन्ड जितना भी कंक्रीट बन सकता है वो सारा आपको डिज़ाइन मिक्स कहलाता है। अब आता है यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कि नॉमिनल मिक्स क्या है, डिज़ाइन मिक्स क्या है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स क्या चीज़ है। बस याद रहता है, एग्जाम में लिख देते हैं, मगर ये पता नहीं चलता है क्या है। नॉमिनल मिक्स कहते हैं कि आपने कंक्रीट बनते हुए देखा होगा, जब आप अपना घर वगैरह बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके घर के बाहर ही एक फ्लैट सरफेस बना करके आपका वर्कर जो है वो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट को मिक्स करता है और उसमें आपको मैनुअली मिक्स करके उसमें थोड़ा सा गैप बनाता है, उसमें पानी भरता है और फिर उससे वो कंक्रीट प्रिपेयर कर लेता है। ये जो हम लोग हाथों से कंक्रीट बनाते हैं, जो मैनुअल तरीके से हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, चाहे हम लोग उसको मिक्सर में बना ले। जैसे हम लोग अपना घर वगैरह का जब रूफ़ हम लोग कास्टिंग करते हैं, रूफ़ की जब ढलाई होने वाली होती है तो आप देखेंगे कि एक हम लोग मिक्सर मशीन लाते हैं और उसमें हम लोग सारे एग्रीगेट्स और सीमेंट को मिक्स पुट कर देते हैं। वो घूमता रहता है, उसमें पानी भी दे देते हैं और कंक्रीट प्रिपेयर हो जाता है। ये दोनों क्या है? मैकेनिकल मीन्स है। इसमें आप कोई कैलकुलेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटी इन द सेंस कि अगर कोई एक आपका एक वेसल है, उससे अगर आप एक वेसल सीमेंट डालते हैं उस मिक्सर में तो उसी से आप 3 जो क्वांटिटी होता है वो आप सैंड डालते हैं, 6 क्वांटिटी आप एग्रीगेट डालते हैं, तो उसको आप बोल देते हैं 1:3:6 आपका मिक्स होता है। अभी हम आगे समझा देंगे। तो आप घर पे बनते हुए जिस तरह से आप कंक्रीट को देखते हैं वो कहलाता है आपका नॉमिनल मिक्स, क्योंकि ये आपके अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि आप कुछ फिक्स अमाउंट में अपना मटेरियल डाल रहे हैं, उसको मिक्स कर दे रहे हैं, उससे आपका कोई एक डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ आपको मिल जा रहा है जितना भी आपको चाहिए। अब ये जो आप सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिलाते हैं, इसका कोई एक मिलाने का परसेंटेज होगा कि अगर आप जैसे अगर आप जो आपका वेसल है जिसको हम लोग कढ़ाई बोलते हैं, अगर आप उससे अगर आप सीमेंट दे रहे हैं एक पूरा फुल भर करके और उसी बर्तन से अगर आप अपना सैंड दे रहे हैं और उसी से अगर आप 6 एग्रीगेट दे रहे हैं तो इसको हम लोग 1:3:6 बोलते हैं। अब ये 1:3:6 जो है ये आपका एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको बना के दे देता है। इसको हम लोग M10 बोलते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है कि इसी से आप एक से सीमेंट दिए, उससे आप 2 सैंड देंगे और 4 आप एग्रीगेट दे देंगे, तो ये आपका बन जाएगा M15 कंक्रीट बन जाएगा। अब ये चीज़ जो हम लोग करते हैं इसमें आपको कहीं पे भी केजी की बात तो हुई नहीं कि आप सीमेंट कितना केजी दे रहे हैं, एग्रीगेट कितना केजी दे रहे हैं, सैंड कितना केजी दे रहे हैं, आप इसकी बात नहीं किए। आप बात किए कि आपका एक बर्तन है जो कुछ इस शेप का है और इस शेप वाले बर्तन से आप एक फुल करके अगर आप अपना सीमेंट दे रहे हैं तो इसी से आप 3 सैंड और 6 एग्रीगेट दे रहे हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें आप कितना कंटेंट आप भर रहे हैं वो बस इंपॉर्टेंट है, कितने वेट का है उससे कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं लिए। ये वाला कंक्रीट बहुत मतलब एवरेज क्वालिटी का होता है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो भी छोटे मोटे हम लोगों के काम होते हैं, G+1 स्टोरी का बिल्डिंग बनाए, या फिर आप लोग एक ही स्टोरी का बिल्डिंग बनाए, या कोई छोटा सा हम लोग को जैसे रोड बनाना है और वो नेशनल हाईवे नहीं है, बहुत आपका किसी कॉलोनी वगैरह का रोड है जिसपे हैवी ट्रक वगैरह नहीं चलने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ इस तरह से अपना कंक्रीट को मिक्स करते हैं और कंक्रीट को बना लेते हैं। ठीक है, ये कहलाता है आपका नॉमिनल मिक्स। ठीक है, ये जो हम लोग ये इस तरह से बनाते हैं ये कहलाता है नॉमिनल मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स कितने तरह का होता है ये अब आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग डिज़ाइन मिक्स आपको प्रॉपर्ली समझा पाएंगे। नॉमिनल मिक्स जो है ये आपको समझ में आ गया कि आप इस तरह से मिक्स किए तो आपका नॉमिनल मिक्स बन गया। अब ये नॉमिनल मिक्स कितने तरीके से आप बना सकते हैं, तो हम आपको बताएं कि आप M5 से लेकर के M20 तक आप अपना कंक्रीट जो बनाएंगे वो नॉमिनल मिक्स कहलाएगा। अब ये M5 क्या होता है, M20 क्या होता है, अगर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं भी याद है तो हम आपको बता देते हैं कि जब आप जैसे ये 1:3:6 आप सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को मिलाए तो आपको क्या बताया गया कि M10 कंक्रीट बना। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का एक कंक्रीट बना है। कैसे बना है, इन तीनों को मिक्स किए आप तब बना है। इस मिक्स करने की वजह से यहाँ पे लिख दिया हम लोग m, और इस m का कोई काम नहीं है। इसको मिक्स किए तो कितना स्ट्रेंथ का कंक्रीट बना, तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि कंक्रीट में सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल तो होता ही नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्रेंथ मिल रहा है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका इसका स्ट्रेंथ है। अब आप थोड़ा सा सीमेंट के मुकाबले आप सैंड और एग्रीगेट ज़्यादा दिए थे, अब आप सैंड और एग्रीगेट थोड़ा कम देंगे तो सीमेंट इतने में मिक्स होगा पहले। अभी आपका 4+2 6 में आपका मिक्स हो रहा है एक बैग सीमेंट या एक अमाउंट ऑफ इसका सीमेंट। अगर इसी को आप 3 और 6 मतलब 9 में मिक्स कर दे रहे हैं तो ये ज़्यादा में मिक्स कर रहे हैं, तो सीमेंट आपका क्या होगा, मतलब कम बॉन्डिंग बना पाएगा, ख़राब कॉन्क्रीट बनेगा। तो जितना आप इस रेशियो को कम करते जाएंगे उतना आपका अच्छा कॉन्क्रीट बनेगा। अब 1:2:4 किए तो M15 कंक्रीट बना। इसका मतलब क्या हुआ, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हम लोगों का हो गया स्ट्रेंथ। इसी तरह से नॉमिनल मिक्स जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बनाते हैं जैसे M5, क्योंकि हम आपको यहाँ रेशियो बता दिए हैं। तो M5 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:5, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पहले लिखते हैं मिक्स, और मिक्स के बाद यहाँ पे सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ठीक है, अब ये आपका मिक्स हुआ जैसे M5, तो M5 में हम लोग कितना दिए, सीमेंट 1 दिए अगर, तो सैंड होगा इसमें 5, एग्रीगेट होगा इसमें 10। M10 की बात कर लेते हैं, सॉरी M7.5, अगर हम लोग 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ का बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को सीमेंट 1 मिक्स करना होगा, सैंड 4 मिक्स करना होगा और एग्रीगेट 8 मिक्स करना होगा। अगर हम लोग 10 का कंक्रीट बनाना चाहते हैं, अगर हम लोग दोबारा लिख देते हैं M10 का बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को बनाना होगा 1 का सीमेंट, 3 का हम लोगों का सैंड, 6 का एग्रीगेट। ठीक है, M15 बनाना चाहते हैं तो ये अब धीरे धीरे कम होते जा रहा होगा, आप देख रहे होंगे 1:2:4। M20 का अगर आप बनाना चाहते हैं नॉमिनल मिक्स तो ये हो जाएगा 1:1.5:3। अब ये बहुत लीनियर तरीके से कम हो रहा है। M5 बनाना है तो 5:10, मतलब सीमेंट एक ही रहेगा। सीमेंट के कंपैरिजन में हम लोग बताते हैं कि एक बैग सीमेंट या एक ये इससे भर के सीमेंट ले रहे हैं तो उसको कितने में मिक्स कर रहे हैं, तो 5 बैग ऑफ सीमेंट और 10 बैग ऑफ एग्रीगेट मिला करके उसमें एक बैग सीमेंट दे रहे हैं, तो कंक्रीट पुअर क्वालिटी बना। याद कैसे रहेगा ये वैल्यू, तो M5 के लिए 1:5:10, 5 है तो 5×2=10। ठीक है, 7.5 आएगा, अब इसको लीनियरली रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए। 5 4 हो जाएगा 10, इसका डबल हो जाएगा 8, 4×2=8, 4 3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा 4। अब 2 के बाद बस लास्ट वाले को याद रखना है कि 1 नहीं हो करके ये 1.5 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 3। ये इस तरह से हम लोगों को याद हो जाता है पूरा कि हम लोगों का जो मिक्स ये होगा नॉमिनल मिक्स होगा, ये नॉमिनल मिक्स M5 से लेकर के M20 तक जो बनाएंगे तो ये आपको कितने हम लोग सीमेंट में सैंड और एग्रीगेट जो है वो हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया हम लोगों का नॉमिनल मिक्स। अब इसमें हम कहीं पे भी ये बात नहीं किए कि ये मेरा कितना आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा या कितना केजी में हमको प्रोवाइड करना है, या फिर हम हमारा जो सैंड होगा ये सैंड हम लोगों का कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, या कितना हम लोगों का इस सैंड का वेट होना चाहिए। एग्रीगेट ज़्यादा भारी होता है, सीमेंट थोड़ा लाइट होता है, लेकिन आप सबसे अगर आप ये 1:5:10 दे रहे हैं तो ये सब आप इस डब्बा से दे रहे हैं। अब इस डब्बा में जितना आप एग्रीगेट भरेंगे वो ज़्यादा भारी होगा, और उतना ही अगर आप सैंड भरेंगे तो वो थोड़ा हल्का होगा। तो ये सारे का वेट का भी एक अपना अपना फैक्टर है, इसको तो हम लोग कंसिडर नहीं किए। इसलिए नॉमिनल मिक्स को हम लोग थोड़ा पुअर क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी का कंक्रीट कहते हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा हायर मतलब स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब बात आई कि अगर हायर बनाना, जैसे कुछ डैम बनाना है, या फिर आप G+20 स्टोरी का 25 स्टोरी का अगर आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, तो वो हुआ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब वैसा अगर आपको कोई कंक्रीट का RCC का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग वहाँ पे कंक्रीट कितना मिक्स करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ये वाला तरीका यूज़ ही नहीं करते हैं कि हम लोग ये हाथ से या मशीन ला करके वहाँ पे कंक्रीट बना करके फिर उसको वहाँ पे छत वगैरह या जो भी चीज़ कास्ट करना है वो ऐसा काम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि केजीज़ में बताएंगे कि हम लोग सीमेंट जो है ये कितना केजी यूज़ किए। फॉर एग्जांपल 50 केजी यूज़ किए, एक बैग में 50 केजी आपका सीमेंट आता है। तो जब सीमेंट 50 यूज़ किए तो कैलकुलेशन करके हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि अगर M25 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, क्योंकि अब ये डिज़ाइन मिक्स है 25 और उससे ऊपर, तो अगर M25 का चाहिए तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सैंड कितना केजी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट हो क्या आया 145 केजी, ठीक है। उसके बाद आपने पता किया कैलकुलेशन करके कि एग्रीगेट कितना चाहिए, तो एग्रीगेट आपको आया फॉर एग्जांपल 360 केजी। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप एक प्लांट पे जाएंगे और उस प्लांट में जहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रिसाइजली मेज़र करके सही इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में एक मशीन के अंदर में आप जब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और वहाँ से आप कंक्रीट बनाएंगे, और वो कंक्रीट को ला करके जब आप साइट पे अपने कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपने M25 के लिए ये कैलकुलेशन किया था, अगर आप M30 के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। सीमेंट अगर आपका 50 रहेगा तो हो सकता है कि सैंड आपका 125 केजी ही रिक्वायर्ड हो और एग्रीगेट आपका 310 केजी ही रिक्वायर्ड हो, क्योंकि जितना हायर कंक्रीट लेंगे उतना सीमेंट के मुकाबले ये सब चीज़ें कम मिक्स होंगी। तो ये कैलकुलेट करके जब पता रहेगा तो हम लोग केजीज़ में ऑर्डर दे सकते हैं कि सीमेंट कितना केजी चाहिए हम लोगों को। अभी आप इस वाले केस में देखिए, आप एक इस तरह के कढ़ाई में आप सीमेंट डाल करके आप अपना कंक्रीट बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपका कुछ इस तरह से 20 मीटर स्क्वायर का या फिर अगर मान लीजिए 200 मीटर स्क्वायर का अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आप ये बता ही नहीं पाएंगे इस केस में कि कितना बैग ऑफ सीमेंट खरीद के एडवांस में ले आना पड़ेगा। इसमें आप बता सकते हैं, अगर आपको बता दिया जाए कि 1 मीटर क्यूब या ये मीटर क्यूब होगा, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में अगर आपको कोई बोल दे कि सीमेंट 50 केजी रिक्वायर्ड है, तो आपको 200 m³ अगर कंक्रीट बनाना है तो आप 50 × 200 करेंगे, उतना केजी आपको सीमेंट चाहिए। उसको 50 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ बैग्स पता चल जाएगा। आप ऑर्डर दे देंगे उतने नंबर ऑफ बैग्स का, 4-5 एक्स्ट्रा रख लेंगे कि थोड़ा बहुत कहीं पर लॉस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक्यूरेट हुआ। तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं हायर स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट बनाने में। तो हायर स्ट्रेंथ किसको हम बोल रहे हैं, M25 एंड बियॉन्ड को। M25 एंड बियॉन्ड जो हम लोगों का कंक्रीट है, ये हम लोगों का हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट हो गया। तो यहाँ से आपको वर्ड आया नेक्स्ट, जो हुआ आपका डिज़ाइन मिक्स। तो डिज़ाइन मिक्स में ऐसा कोई फिक्स्ड रेशियो जो है वो आपका नहीं होता है कि कितना सीमेंट देंगे और कितना सैंड देंगे। आप पानी भी आप कम या ज़्यादा मिलाएंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। तो पानी का रोल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वाले में आप ध्यान दीजिए, आप कंक्रीट बनता हुआ देखे होंगे, इसमें पानी का फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। जितना मिस्त्री को या जितना इंजीनियर को सूटेबल लगता है वो उतना पानी मिलाता है और कंक्रीट बना देता है। अब ज़्यादा पानी मिलाएगा तो वर्केबल कंक्रीट होगा, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन होता है, जो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मिक्स डिज़ाइन वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये पूरा चीज़ कैलकुलेट होता है। RCC में इस पे हम लोग नहीं जाते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आपको ये कंक्रीट का जो अलग अलग ग्रेड यहाँ से बना, ये कैसे बना। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छोटे छोटे जो JEE लेवल के एग्जाम है या कॉलेज के एग्जाम से उसमें पूछ सकता है कि आपको M10 दे देगा, 15 दे देगा, 20 दे देगा और 25 दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा आपका डिज़ाइन मिक्स है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 20 से ऊपर जितना भी होता है वो डिज़ाइन मिक्स होता है, तो 25 आंसर हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं, और ये बताने का मेरा पर्पज़ था कि हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बता सकें कि हम लोग M5 लिखे तो क्यों लिखे, 5 का मतलब क्या हुआ, यूनिट क्या हुआ। यूनिट यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि यूनिट जो होता है स्ट्रेंथ का, जो हम लोग कंक्रीट में यूज़ करेंगे आगे, वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में यूज़ करेंगे, और इसी को हम लोग लिखेंगे कई बार MPa, मेगा पास्कल। ठीक है, यही यूनिट हम लोगों का आगे पूरे में यूज़ होगा, तो कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी अगर हम सिर्फ m 7.5 लिख दिए, इसका मतलब है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब अगर कैलकुलेशन में बाकी सारी चीज़ें जो भी होंगी, लोड होगा या जो भी लेंथ होगा, वो सारा mm और न्यूटन में आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये है मेरा ये आपको ये स्ट्रेंथ बताने का पर्पस कि कंक्रीट क्या होता है, ये हम आपको बता दिए। अब आप अपने आरसीसी को यूज़ करके कोई एक बिल्डिंग का कंपोनेंट बनाएं, उसके ऊपर आप लोड दिए तो उसमें क्या हुआ कि आपको स्ट्रेस आया, और उसके वजह से आपको एक स्ट्रेन भी आया, मतलब आपका मटेरियल इलोंगेट भी किया और आपके मटेरियल में कुछ स्ट्रेस भी आया। अब ये आप आरसीसी में किए, लोडिंग दिए, आरसीसी में आया, तो आरसीसी किससे बना है, कंक्रीट से बना है और स्टील से बना है। इसका मतलब है कि दोनों मटेरियल, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टील में अलग बिहेवियर होता है, वो टेंसाइल आपको स्ट्रेंथ होता है, और कंप्रेसिव में अलग बिहेवियर होता है। तो दोनों में आपको आरसीसी में क्योंकि आप लोडिंग दिए, तो कंक्रीट पे भी लोडिंग आया, कंक्रीट पे भी स्ट्रेस आया, कंक्रीट पे भी स्ट्रेन आया, और स्टील पे भी आया। तो हम लोग कंक्रीट में क्या स्ट्रेस आया और उसकी वजह से क्या स्ट्रेन आया, ये पढ़ लेंगे, और हम लोग स्टील के ऊपर भी क्या स्ट्रेस आया, क्या स्ट्रेन आया, ये पढ़ लेंगे। इससे हम लोगों को एक दो वैल्यूज़ मिलेगा, और वो वैल्यूज़ आगे वाले जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, और जब हम लोग बीम डिज़ाइन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड वगैरह डिस्कस करने के बाद, जब बीम पे आएंगे और वहाँ पे जब हम आपको उस वैल्यू का यूज़ करेंगे, तो आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ही वहाँ पे हम आपको यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आज होपफुली क्लियर होना चाहिए। अगर आप इस लेक्चर को एक बार देखिए, नहीं क्लियर हुआ दोबारा सुनिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए कि हम लोग कंक्रीट यूज़ किए, कंक्रीट में स्ट्रेस आया, स्ट्रेन आया। अब वो किस तरह से आया, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा। ठीक है, अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है आपका कंक्रीट का। अभी हम लोग पहला टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंक्रीट। तो ये डायग्राम आपका कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। अब इसमें आपको, आप अभी बहुत सारे वैल्यूज देख रहे होंगे, हम आपको अभी जिसको मार्क कर रहे हैं, आपको पहले सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आपको सब अभी सिर्फ देखना है ये वाला कर्व, ये वाला आपका कर्व जो है पहला वाला, आपको अभी सिर्फ इस पे ध्यान देना है, क्योंकि बाकी वाले कर्व अभी जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको डिस्कस कर देंगे। ये एक बार ही हम आपको ये डायग्राम ले लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा और आपको अच्छा सा बना हुआ डायग्राम मिल जाएगा, तो ईजिली समझ में आएगा। ये वह आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जो आपके कंक्रीट में आता है। इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस में आपका स्ट्रेस होता है, एक्स एक्सिस में आपका स्ट्रेन होता है। हम लोग एक डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। कैसे ये डायग्राम बनाए, हम लोग अपना कंक्रीट का एक कंपोनेंट बनाए, उसके ऊपर हम लोग लोड लगाए तो कंक्रीट क्या हुआ, पहले कुछ स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट होने लगा। ये आपको वो स्ट्रेस दिख रहा है जो उस कंक्रीट जो है वो पहले रेजिस्ट कर रहा है। जब वो कुछ स्ट्रेस को पार कर लेगा, अब वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो मटेरियल में क्या होगा, आपको लेंथ उसका बढ़ने लग जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, कि जो ओरिजिनल मेंबर का लेंथ है उसके कॉम्पेरेटिवली जो इंक्रीज इन आपका लेंथ रह गया, वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल बाई कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर अपॉन एरिया, मतलब कोई एक एरिया का आपका क्यूब है या कंक्रीट है, उसके ऊपर आप लोड लगा रहे हैं, तो उस एरिया में जितना वो लोड रेजिस्ट कर रहा है, वो क्या बन रहा है, स्ट्रेस बन रहा है उसके अंदर। वो स्ट्रेस का ये वैल्यू वाई एक्सिस में आपको मिल जाएगा, और एक्स एक्सिस में जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो आपका स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कंक्रीट का एक छोटा सा कोई एक क्यूब बनाए, उसके ऊपर टेस्ट किए, तो हम लोगों को ऐसे ही जैसे हम लोग ग्राफ बचपन में कैसे बनाते थे कि ये वाई और एक्स एक्सिस बना दिए। अब हम लोग लोड लगाए कुछ 100 किलोन्यूटन का, तो हम लोगों का स्ट्रेस आया 20, स्ट्रेन आया 2। तो हम लोग यहाँ पे उसको प्लॉट करते हैं कि ये स्ट्रेस y में है, स्ट्रेन x में है, तो x2 y20 हम लोग उसको यहाँ प्लॉट करते हैं। फिर हम लोगों का स्ट्रेस आया 40, y आया 3, इसका मतलब है कि वो यहाँ आ गया, y40 x3। ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो है वो हम लोग बना लेते हैं ग्राफ में। उसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर जाता है, फिर पैराबोलिक हो जाता है, और पैराबोलिक होकर के इस तरह से आया। तो कंक्रीट के केस में ये ऐसे बना आपका डायग्राम। ठीक है,
तो ये कहलाया हम लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन इस डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आपको जानना है कि कितना आपका स्ट्रेस है तो और कितना स्ट्रेन है, तो इस पॉइंट पे आप जब सामने देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रेस का वैल्यू है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप नीचे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कंक्रीट में कितना स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी कंक्रीट हम लोग बनाते हैं वो कंक्रीट मैक्सिमम जो स्ट्रेन ले सकता है, उस स्ट्रेन के बाद वो टूट जाएगा, उसके बाद वो कंक्रीट रेजिस्ट ही नहीं कर सकेगा उस लोड को। वो स्ट्रेन है आपका 0.0035। इसको परसेंटेज में अगर हम लोग लिखें तो ये 0.35% होता है। ठीक है, तो 0.35% जो है ये आपका वो स्ट्रेन का वैल्यू है जो आपका ये कंक्रीट, जो कोई भी कंक्रीट, चाहे आप M5 से लेकर के M100 तक का अगर आप कंक्रीट बना लीजिए, वो मैक्सिमम स्ट्रेन इतना ही ले सकता है। ये वैल्यू आपको याद कर लेना है। यहाँ से आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना शुरू होता है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखेगा हम उस पॉइंट को मार्क कर देंगे कि ये वैल्यू याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे होता क्या है, इस वाले स्ट्रेन पे टूट जाता है, फेलियर हो जाता है आपका कंक्रीट। अब हम लोग जब सोम पढ़ते हैं तो हम लोग इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पढ़ते हैं कि मटेरियल में अगर हम लोग कोई लेंथ को हम लोग इलांगेट किए, उसके बाद हम लोग फोर्स हटाए तो वो अपना ओरिजिनल शेप वापस ले लिया तो वो इलास्टिक कहलाएगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ स्ट्रेन रह गया परमानेंट तो वो प्लास्टिक कहलाएगा। यहाँ भी अब कंक्रीट है, इसमें भी ऐसे ही वैलिड होगा। कुछ लोड पड़ा, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस आया, कुछ दूर तक ये इलास्टिक बिहेव करेगा, और फिर कुछ देर के बाद जब आपका और लोड आप बढ़ा देंगे तो उसमें कुछ परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा, तो वो हम लोगों का प्लास्टिक बन जाएगा। उसी तरह से ये भी आपका कंक्रीट में भी ऐसा कोई एक पॉइंट होगा जिसके बाद ये कंक्रीट प्लास्टिक बन जाएगा और थोड़ा देर तक प्लास्टिक रहेगा और फिर अल्टीमेटली टूट जाएगा। जैसे हम लोग रबड़ के एग्जांपल से पढ़ते हैं, हम लोग अपने 9th-10th में भी पढ़ते थे इन चीज़ों को, और फर्स्ट ईयर में हम लोग सोम में भी पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो कंक्रीट के केस में ये वाला आपका वो पॉइंट है जिसके पहले आपका मटेरियल इलास्टिक है और उसके बाद आपका मटेरियल प्लास्टिक है। तो ये वाला जो आपका जोन हो गया, ये आपका हो गया इलास्टिक जोन। इसके अंदर जो आप स्ट्रेस लगाएंगे उसके वजह से जो स्ट्रेन आएगा, वो जब आप वो लोड रिमूव करेंगे तो आपका वो स्ट्रेन जो है वो आपका वापस हो जाएगा, और इसके बाद जो आपका जोन आएगा ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक जोन। इसमें जो आपका स्ट्रेन रहेगा वो आपका परमानेंट रह जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन ही है आपका वो लाइन जो उसके पहले इलास्टिक और जिसके बाद प्लास्टिक है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। जो आप इस पूरे कर्व में इस ओरिजिन के बाद से सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट देखे वो आप यहाँ पे देखे, यहाँ तक आपको ये लाइन स्ट्रेट दिख रहा था, इसके बाद से आपको ये पैराबोलिक दिख रहा है, हम लोग पैराबोलिक मार्क कर दिए हैं। इसको हम नाम दिए ए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अभी कैसे नाम लोग क्यों बोलते हैं अभी हम आपको समझा देंगे। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद ये पैराबोलिक रास्ता चलता रहा, और इस वाले पॉइंट को अब हम आपको मार्क कर दिए कि इसके पहले इलास्टिक और इसके बाद प्लास्टिक हो जाएगा, तो इसको हम लोग नाम दे दिए बी पॉइंट। और ये क्या होता है, ये कहलाता है आपका यील्ड पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये आपका, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी पॉइंट। अब ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, या इसको हम लोग एक्चुअली नाम होता नहीं है तो अब ज़बरदस्ती इसको हम लोग नाम नहीं देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले कर्व में हम आपको कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखा है। एक आपका पॉइंट नंबर ए था, इसको हम लोग बोले प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट नंबर बी था आपका यील्ड पॉइंट। अब ये दोनों नाम का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल लिमिट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट के पहले आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है वो आपको लीनियर दिखे। मतलब स्ट्रेस अगर 2 दिख रहा है उसके हिसाब से स्ट्रेन अगर आपका 4 आ रहा है तो 4 रहेगा। स्ट्रेस को अगर आप 2 के बदले 4 कर दिए तो स्ट्रेन भी 4 के बदले 8 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन रहेगा, उसको हम लोग, तो ये कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा आपको इस वाले पॉइंट से
जो आपका ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से जो आपका स्टार्ट हुआ है लोड लगना, उसके वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको आना शुरू हुआ है, वो आपको इस पॉइंट ए तक आपको ये स्ट्रेट रहेगा, इसके बीच का रिलेशन स्ट्रेट रहेगा। ए से बी पॉइंट के बीच में भी मटेरियल इलास्टिक रहेगा आपका, लेकिन अब जो इलास्टिक रहेगा मटेरियल, उसमें जब आप स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेन लीनियरली नहीं वैरी करेगा। तो जब लीनियरली नहीं वैरी करेगा तो वो पैराबोलिक के शेप में आपको वैरी करेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपको, ये पॉइंट नंबर बी आ जाएगा आपका यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट जिसके आगे आपको अगर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको कुछ परमानेंट कुछ रिजल्ट आ जाएगा। यील्ड का मतलब होता है कि कुछ रिजल्ट ऑब्टेन करना। तो जैसे ही आप बी पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, बी पॉइंट तक आप सेफ हैं, बी के बाद आप जैसे ही एक स्ट्रेस बढ़ाएंगे आपको एक स्ट्रेन आ जाएगा परमानेंट, जो कि रह जाएगा, वो वापस नहीं होगा। इसका मतलब है कि कुछ रिजल्ट आपको मिल गया जो रह जाएगा। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को हम लोग बोले यील्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसके बाद हम लोगों को प्लास्टिक जोन में हम लोग आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए। अब ये समझिए कि पॉइंट ए आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, मतलब इसके पहले आपका लीनियर बिहेवियर है, इसके बाद भी इलास्टिक है, इसके पहले भी इलास्टिक था, लेकिन ये वाला इलास्टिक और ये वाला इलास्टिक में बिहेवियर का चेंज आ गया। अब यहाँ से आपका आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कह रहा है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब वो लिमिट कौन सा है? वो लिमिट है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों? क्योंकि इसका स्टेटमेंट क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है कि लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में, तभी तो ये स्टेटमेंट वैलिड होता है। तो ये कहाँ तक वैलिड होता है? डायग्राम के हिसाब से आपको पता है कि एक रैंडम पॉइंट ए तक वैलिड होता है। स्टेटमेंट भी हुक्स लॉ का यही कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। वो सर्टेन लिमिट है आपका पॉइंट नंबर ए, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर उसके बाद हम लोग इसका साइन हटाते हैं तो ये बन जाता है आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले हम लोग एक कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं ई इंटू स्ट्रेन, और इस ई को हम लोग बोल देते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस। अब इस पे हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ के आते हैं, लेकिन अभी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आरसीसी भी क्या है आपका, सोम का ही एक एडवांस वर्जन है। सोम में आप बिहेवियर के बारे में पढ़े, अभी उसी मटेरियल को जिसका बिहेवियर पढ़े थे उसको यूज़ करके हम लोग अब बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे। तो इसलिए उस मटेरियल को बिल्डिंग में कैसे कैसे बिहेव करेगा उसके लिए हम ये बिहेवियर समझा रहे हैं आपको। अगर आप पहले से नहीं जान रहे हैं तो आपको ये पहली बार पता चल रहा है तो भी सीख लीजिए। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो आपको ये रिफ्रेश हो जाएगा एक तरह से, और इसमें से हम आपको बताते चले जाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं। क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में आता है हुक्स लॉ से, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको ये याद होना चाहिए। हुक्स लॉ में डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आते हैं तो क्या आता है, वो बॉन्ड्रेस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, ये सब नहीं पूछेगा। वो पूछेगा हुक्स लॉ किस पॉइंट तक वैलिड रहता है। तो आपको ये तो पता रहेगा कि इलास्टिक जोन में हुक्स लॉ वैलिड है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट यील्ड पॉइंट और प्रोपोर्शनल लिमिट में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। उनको लगता है यील्ड पॉइंट के बाद प्लास्टिक हो रहा है तो हुक्स लॉ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ आपको जहाँ तक स्ट्रेट रहता है वहीं तक फॉलो करता है, जहाँ से पैराबोलिक हो जाता है हुक्स लॉ का कंडीशंस यहाँ पे एंड हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से आया, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आया ये सारा आया आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, सिग्मा डैश एप्सिलॉन स्ट्रेस डैश स्ट्रेन डायग्राम। इसमें से हम लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन को निकालें, ठीक है। ये हुक्स लॉ भी इसी में से हम लोगों को मिल गया। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है जो आप सोम में पढ़ते होंगे। अगर आप लोग पहले से, अगर आपको ये वाला टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्लियर होगा तो आप ये डायग्राम देख करके अब तक समझ रहे होंगे कि ये डायग्राम एक्चुअल वैसा है नहीं जैसा आप अभी तक पढ़े थे। हम आपको ये डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा? अगर हम लोग कॉन्क्रीट की बात करें तो कॉन्क्रीट का जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा वो आपका कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी हम आपको बनाने जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका कुछ स्ट्रेट चलता है, इसके बाद आपका यहाँ से कुछ ऐसा पैराबोलिक जाता है,
इस तरह से कुछ आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है कंक्रीट का। इसको हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब ये एक्चुअल वाला आप कहाँ पढ़ते हैं, सोम वगैरह में पढ़ते हैं। वो आपको क्या बताता है, सेम वही जो हम आपको अभी यहाँ स्टोरी समझाए हैं वही वो आपको यहाँ बताता है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट नंबर ए आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको ए दे रहे हैं, आप ए से समझ जाइएगा वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। यहाँ पे आपका कहीं पे पॉइंट नंबर बी आ जाता है, आप समझ जाएंगे कि ये यील्ड पॉइंट है। यहाँ पे आ जाता है आपका पॉइंट नंबर सी। अब ये पॉइंट नंबर सी जो है इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट। और यहाँ आ जाता है पॉइंट नंबर डी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इसके दो नाम होते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर, या तो ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट कि यहाँ पे वो मटेरियल जो है आपका वो ब्रेक कर जाता है। अब ये वाला जो बिहेवियर है, आप इसको अगर ये एक्चुअल वाला बिहेवियर है, जब आप किसी एक कंक्रीट के क्यूब को बना के उसके ऊपर जब आप टेस्ट करेंगे, जब आप लोड लगाएंगे और उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन नोट करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन आपको आएगा। तो ये कुछ ऐसा ही आपको ग्राफ पहले बनेगा। पहले ये ए पॉइंट तक आपका कुछ लीनियर बिहेवियर रहेगा, बी पॉइंट तक आपका इलास्टिक रहेगा लेकिन लीनियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद और आप लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस आपको मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ पे स्ट्रेस मिलेगा ये आपका उस कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और अगर हम लोड बढ़ाएंगे, सोचेंगे और स्ट्रेस बढ़ने वाला है, तो और स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस कंक्रीट ले नहीं सकता है। उसके बाद वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके फेल हो जाएगा। तो फेल होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ आपका थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट बोल देते हैं। अब हम लोगों के साथ क्या है कि ये वाला जोन हम लोगों को पता है कि हम लोगों को इलास्टिक है, जैसे हम यहाँ पे बनाए थे, और ये वाला जोन हम लोगों को पता है कि प्लास्टिक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका घर है, उसमें आपका फंक्शन था, आप लोग 20-25 लोग एक जगह पे जमा हुए एक हॉल में। अब जैसे ही वो लोग सब जमा हुए तो उसमें लोड पड़ा स्लैब के ऊपर। स्लैब मान लीजिए आपका बेंड कर जाता है। अब बेंड करके आपका सीधा स्लैब जो पहले ऐसा था वो अब आपका ऐसा हो जाता है। क्या आप वहाँ पे रुकना चाहेंगे? नहीं रुकेंगे, आप सबसे पहले वहाँ से भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है ये डिफॉर्म हो गया और ये वापस अपने पोजीशन पे आया नहीं। इसमें आ गया परमानेंट स्ट्रेन आपका। इसका मतलब है कि ये चला गया आपका प्लास्टिक वाले जोन में। आपका लोड इतना इंक्रीज़ हो गया कि उसके वजह से आपका स्ट्रेस इतना इंक्रीज़ हुआ कि आपका ये इसमें जो पहले इलास्टिक लिमिट तक में जब आप इसमें डिफ्लेक्शन आता था कुछ इस तरह से, तो जब आप हट जाते थे तो वहाँ से तो वो वापस हो जाता था। आपको पता नहीं चलता था कि आपके स्ट्रक्चर में कितने तरह का चेंजेस हुआ, आप फील नहीं कर पाते थे। लेकिन जब परमानेंट कुछ रह जाएगा तो आपको फील होगा कि ये वाला स्लैब आपका डिफ्लेक्ट हो चुका है। अब आपको कोई कहेगा कि इस वाले फ्लोर पे जाके दोबारा रहना है, आप नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है। ये एक्चुअल केस है। यही केस यहाँ पे समझना पड़ता है, इसको अप्लाई करना पड़ता है कि जब कोई मटेरियल प्लास्टिक जोन में चला जाएगा तो ऑब्वियसली है कि ये फियर फैक्टर आएगा। फियर फैक्टर आएगा तो कोई वैसे स्ट्रक्चर को या मटेरियल को यूज़ नहीं करना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग सोम में तो इसको पढ़े क्योंकि ये एक्चुअल बिहेवियर है कंक्रीट का, लेकिन जब हम उसको डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में पढ़ना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या करने वाले हैं? एक्चुअली में हम लोग आरसीसी का कोई घर बनाने वाले हैं, बीम बनाने वाले हैं, स्लैब बनाने वाले हैं। तो जब बीम और स्लैब आपका परमानेंट डिफ्लेक्शन आ जाएगा और उस पर कोई आएगा ही नहीं तो आपका डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का तो कोई लॉजिक वहाँ बचेगा नहीं। इसका मतलब है कि हम लोगों को प्लास्टिक वाले रीजन का जो काम है वो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसी वजह से कि लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन देख करके कभी भी उस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो हम लोग उसको एक फेलियर कंसिडर करते हैं कि हमारे तरफ से वो फेलियर हो गया वो प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये सारा जो ये जोन है, ये सारे जोन का हम लोगों को अब कोई काम नहीं है, क्योंकि ये वाला चीज़ सोम में हम लोग पढ़े तो सोम में हम लोगों का ठीक था, वहाँ तक लॉजिक हम लोगों को समझ में आ गया। अब आरसीसी में ये प्लास्टिक जोन वाला जो ये डिज़ाइन है ये सब हम लोग करेंगे ही नहीं, इसका लॉजिक हम आपको समझा दिए। तो ये सारा पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब जब हटा देते हैं तो ये बी पॉइंट तक तो आपका स्ट्रेस आया, क्योंकि ये बी पॉइंट वो पॉइंट था जिसके बाद आपका प्लास्टिक हो रहा था। बी पॉइंट आपका इलास्टिक रेंज में है।
इसको हम लोग क्या बोले, यील्ड पॉइंट बोले। अब इसके बाद आपका जब कोई भी स्ट्रेस बढ़ाए, मान लीजिए इसको वैल्यू दे देते हैं, बी का वैल्यू है आपको 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर बी का वैल्यू है। जैसे ही आप 91 करने का सोचे तो पता चला कि आपका प्लास्टिक जोन हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लास्टिक जोन हो जाएगा इसका मतलब है कि डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोगों को काम नहीं। तो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में सबसे मैक्सिमम आपका कोई एक कंक्रीट कितना वैल्यू ले पाया, यही जो आपके बी पॉइंट पे आया। इसके आगे तो स्ट्रेस बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इसके आगे बढ़ रहा है एक्चुअल में, लेकिन हम लोग तो उसको मान के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो हम लोग इसी बी पॉइंट के अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो आप कहेंगे कि अगर हम इस पॉइंट पे आपसे पूछे कि कितना स्ट्रेस है तो आप बोलेंगे कि सेम 90 है। इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस है, इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस है, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो सारे पॉइंट पे स्ट्रेस यही 90 रहेगा। लेकिन स्ट्रेन आपका बढ़ गया, पहले स्ट्रेन यहाँ पे कुछ आपका 0.2% था, फिर थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पे 0.25% हो गया होगा, फिर आप देखेंगे यहाँ तो 0.3% हो गया होगा, अल्टीमेटली 0.35% पे जा करके ये आपका फेल हो गया होगा कंक्रीट। इसका मतलब है कि बिना स्ट्रेस के इंक्रीज़ हुए हुए आपका स्ट्रेन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक जोन में और इसके आगे स्ट्रेस हम लोग बढ़ाते ही नहीं है। मतलब है कि किसी कंक्रीट में जब हम लोग आरसीसी में यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग इस 90 के आगे वैल्यू को बढ़ाएंगे ही नहीं। इसका मतलब इस यील्ड पॉइंट के आगे जो हम लोगों को जो भी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा मिलता, जो अल्टीमेट लोड तक पहुंचाता, हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। अब चाहे उस कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेंथ 100 क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों को पता है कि 90 के बाद जब वो प्लास्टिक हो जाने वाला है तो हम लोगों को वो बिहेवियर चाहिए नहीं, तो हम लोग 90 को ही अपना फाइनल स्ट्रेंथ मान लेते हैं, 100 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये जो आप यहाँ पे ये वैल्यूज़ देख रहे हैं M5, M7.5, M10, इसमें जो हम आपको डिस्कस किए कि ये जो 10 का वैल्यू है, ये 10 क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर है, आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो इस वाले कंक्रीट का हो सकता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 15 हो सकता है, लेकिन क्योंकि 10 के आगे में ये प्लास्टिक हो जाएगा तो हम लोग 10 को ही अपना फाइनल स्ट्रेंथ मान लिए और सारे कैलकुलेशन में हम लोग इसी को लेके चलेंगे। तो ये 10 क्या हो गया, आपका यील्ड पॉइंट पे आने वाला आपका स्ट्रेस हो गया, या हम लोग कहें कि स्ट्रेंथ हो गया। तो जब यील्ड पॉइंट पे जो आपका स्ट्रेंथ हुआ उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये सारे जो आप वैल्यूज़ देख रहे हैं ये सारे आपके क्या है, कंक्रीट के यील्ड स्ट्रेंथ है। इसमें से कोई भी ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहीं यहाँ पे आता, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्लास्टिक जोन में आता है, इसलिए हम लोग उसकी कोई बात नहीं करते हैं। अब ये जो हम आपको ये डायग्राम यहाँ ए तक स्ट्रेट लाए, ए से बी को पैराबोलिक की और बी से सीधा ले आए, आप देखिएगा आपका ये वाला जो लाइन है ये आपका यही वाला लाइन है, यहाँ से इस लाइन को हम लोग ऐसे सीधा कर दिए, ठीक है। अब इसी कंक्रीट का ये जो ग्रेड ऑफ ये है जिसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं कंक्रीट का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं FCK से। ये हम लोगों का एक सिंबल होता है आरसीसी में कंक्रीट के स्ट्रेंथ को दिखाने का। तो अब ये वाला जो आपका वर्ड यहाँ लिखा है FCK, आपको समझ में आ गया कि ये आपके कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। अब ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ इस पूरे लाइन पे B पॉइंट से लेकर के इसको अगर हम लोग C पॉइंट का नाम दे दें तो B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक हम लोगों का स्ट्रेंथ कितना रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये वो रीजन था जो प्लास्टिक जोन कहलाता है। और इसका यहाँ जो कर्व वगैरह था वो हम लोग हटा दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका कर्व ये एज इट इज़ चला है एक्चुअल वाले में से, आगे वाला लाइन को हम लोग स्ट्रेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का कहलाया, इसको हम यहाँ से ये इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। और ये जो हम लोग डायग्राम बनाए ये क्या था, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये हम लोग क्या किए, मॉडिफाई कर दिए, इसलिए इसका नाम आया मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब आपको, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और आपको अगर बोलता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि नॉर्मल आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या डिफरेंस है, तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आप डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा वाला, और मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में डायग्राम बनाएंगे ऐसा वाला। और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्चुअल वाले में क्या हो रहा था, जो एक्चुअल बिहेवियर था, अल्टीमेट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसमें आपको टोटल 4 पॉइंट हो जाएगा एक्सप्लेन करने को, प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाएगा, यील्ड पॉइंट हो जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा और फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, ये 4 पॉइंट हो जाएंगे।
फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लास्टिक जोन का डिज़ाइन नहीं करते, इलास्टिक जोन का करते हैं। इसीलिए इलास्टिक जोन का सारा कर्व हम लोग एक्चुअल वाला ये लिए और उसके बाद हम लोग इसको आगे एक्सटेंड कर दिए प्लास्टिक जोन में। मतलब हम लोग ये माने कि प्लास्टिक जोन का स्ट्रेंथ हम लोग पहुँचे ही नहीं, तो हम लोगों को उसका कोई बात ही नहीं करना है। तो ये चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देना है प्रॉपर तरीके से। ये दोनों डायग्राम बना करके, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए है। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें से ये सारा कॉन्सेप्ट अब तक समझ में आ गया होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या हुआ, जहाँ तक आपका स्ट्रेट आपका रहता है रिलेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन का। यील्ड पॉइंट किसको बोलते हैं, जो कि इलास्टिक जोन में है, लेकिन इस पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, यहाँ तक हुक्स लॉ यहीं तक फॉलो रहता है। ये सारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी में बना हुआ है, इसलिए आपको ये सारा पॉइंट पे हम बहुत फोकस दे करके आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मिस हो जाती हैं कई बार। आप आंसर्स देख लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये आंसर है, लेकिन क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होता है, तो 1 महीने बाद आप जब दोबारा आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, आपको आंसर कितना दिन याद रहेगा। इसलिए आप पूरा स्टोरी समझ लीजिए, आपको आंसर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, ये टोटल आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो ये हो गया मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन, ये हो गया एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब यहाँ पे ये हुआ आपका कंक्रीट का बात। अब ऐसा आपको अभी और भी है, अभी आपको ये माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ना है, फिर आपको HYSD के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ कंक्रीट के ऊपर अपना डिस्कशन रखेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर हम लोग स्टील के ऊपर आएंगे, क्योंकि स्टील भी अपने आप में लेंथी डिस्कशन है, तो स्टील वाले में भी टाइम लगेगा। तो आज वाला लेक्चर क्योंकि अब 1 घंटा का ऑलमोस्ट होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको अब सिर्फ कंक्रीट पे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला लाइन तो आपको समझ में आ गया, FCK जो हम लोगों का एक्चुअल था। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हम जब ये मॉडिफाइड वाला डायग्राम बनाए, तो इसमें 2 लाइंस और कुछ इसी तरह के बने हुए हैं, और इसमें 0.67 और इसमें 0.67 बाई गामा m दिया हुआ है। अब इसको समझिए क्या होता है। जब हम लोग ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए, ये डायग्राम हम लोग कैसे बना लिए। इस डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग एक अपना क्यूब लिए, इस क्यूब के ऊपर हम लोग, इस क्यूब का कुछ साइज़ था, ये क्यूब हम लोग बनाए। क्यूब को बना करके हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखे या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखे, और उसमें फिर हम लोग इसके ऊपर लोड लगाए। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको कितना स्ट्रेस आया वो हम नोट डाउन किए। मतलब इसका स्ट्रेंथ हम लोग निकाले कि कितने लोड पे इसमें पहला फ्रैक्चर आ जाता है। इस तरह से दिखाते हैं कि ये कंक्रीट आप बनाए, इसको आप क्योर कर दिए, आप इसको 28 डेज़ का हो गया। इसके बाद आप इस पर लोड लगाए, लोड लगा करके आप इसका स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पे पहला फ्रैक्चर आपको दिख जाता है। जिस पॉइंट पे पहला फ्रैक्चर दिखा मतलब है कि ये फेल हो गया। तो ये फेल हुआ, तो वो जिस पॉइंट पे फेल हुआ वो स्ट्रेंथ हम लोग नोट डाउन कर लिए। ये हम लोगों का आ गया उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किस पे आया, क्यूब पे आया, तो इसको हम लोग नाम दे दिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। इसको हम लोग FCK से डिनोट कर दिए। ठीक है, ये आपके क्यूब का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब आपका क्यूब और सिलेंडर का अगर हम लोग रेशियो देखें, तो क्यूब और सिलेंडर के बीच का रेशियो 80% का होता है। मतलब आपका सिलेंडर आपके क्यूब के स्ट्रेंथ के 80 या साइज़ के हिसाब से समझ लीजिए कि आपका सिलेंडर का जो आपका साइज़ होता है वो आपके क्यूब के साइज़ के हिसाब से 80% का होता है, सेम वॉल्यूम अगर बात करें तो हम लोग स्ट्रेंथ के हिसाब से भी बात कर लेते हैं कि अगर सिलेंडर में हम लोग एक स्ट्रेंथ निकालेंगे, इसी कंक्रीट को हम लोग क्यूब शेप का नहीं बना करके सिलेंड्रिकल शेप का बनाते, तो उसमें इसके हिसाब से जो स्ट्रेंथ रहता वो 80% रहता है सिलेंडर में, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा है, सिलेंडर में आपको कम होता है। तो हम लोग यहाँ से एक अगर दूसरा वर्ड लिखें, दूसरा वर्ड रहेगा आपका 0.8 FCK। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि इसी वॉल्यूम का अगर हम सिलेंडर बनाते तो ये कुछ आपका ऐसा बनता, तो ऐसा बनता, तो आपका ये जो स्ट्रेंथ है इसमें आपको होता 80% ऑफ क्यूब का। तो क्यूब का स्ट्रेंथ कितना है FCK, तो इसमें कितना आ जाएगा सिलेंडर में 0.8 इंटू FCK। ठीक है, अब हम लोगों को IS कोड बताता है कि रिसर्च वगैरह हुआ, उसके बाद ये हुआ आपका नॉर्मल सिलेंडर। इसमें जो ये रेशियो होता है, ये डायमीटर वर्सेस ये हाइट का, ये 1:2 के अप्रॉक्स होता है।
अगर ये x है तो ये 2x होगा आपको, ठीक है। अब आप जब बिल्डिंग में बीम बनाते हैं तो वो क्या होता है, कई बार आपको 5 मीटर हो सकता है, 8 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, और क्रॉस सेक्शन कितना रहता है उसका, कुछ ऐसा जो कि आपको हार्डली 400 बाई 600 mm का बीम रहेगा। और कंपेयर कीजिए आप स्पैन से, तो ये 8 मीटर मतलब 8000 mm है। तो 8000 mm के कंपैरिजन में 400 mm क्या है, बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग सिलेंडर बोल रहे हैं तो ये बीम जो आपका इस तरह से आपके स्ट्रक्चर में लगेगा, और इसका स्पैन क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसको हम लोग थिन सिलेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि है तो सिलेंड्रिकल ही बिहेवियर रहेगा, क्यूब तो है नहीं ये। अब क्यूब नहीं है, सिलेंडर है, तो और इसको क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपका थिन सिलेंडर रहेगा। जब ये थिन सिलेंडर हो जाएगा तो इसका थिन सिलेंडर का स्ट्रेंथ इस वाले सिलेंडर का 85% ही होता है। मतलब अब आप देखिए कि आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस होता जा रहा है। यहाँ 100% आपका स्ट्रेंथ था, यहाँ इसका 80% आया, और यहाँ इसका 85% आया। तो 85% ऑफ FCK, वो पहले ही 80% था और उसका 85% हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ लिखें 0.85 टाइम्स ऑफ 0.8 FCK, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब है कि जब आप बिल्डिंग में इसको बनाना चाहे, बीम कॉलम कुछ भी बनाना चाहे, और उसका हाइट ज़्यादा भी रहता है, तो उसके हिसाब से आपका क्रॉस सेक्शन का आप देखें साइज़, तो आपको लगा कि ये बहुत कम है, तो ये थिन सिलेंडर हुआ। तो ये थिन सिलेंडर कहाँ हुआ, बिल्डिंग में हुआ, मतलब स्ट्रक्चर में हुआ। तो ये क्या, अब ये स्ट्रेंथ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही निकाल रहे हैं। तो ये कह रहा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कहाँ पे, ये स्ट्रक्चर में आया, ये कहाँ था, सिलेंडर में था। तो ये वाला वैल्यू जो है 0.85 इंटू 0.8 FCK, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.67 इंटू FCK। इसी को हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इन स्ट्रक्चर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको एक नाम दे दिए। वो नाम क्या है आपको, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये वर्ड आपको यहाँ से निकल करके आया। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप 0.67 तक कैसे पहुँचे। आप पहले एक 100% 1 FC के लिए आप उसको क्यूब में आपका वो स्ट्रेंथ था, उसका नाम दे दिया आप। इसको आप 80% जब आप सिलेंडर बना दिए तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया 20%, कितना बच गया, 0.8 बच गया। उसके बाद इस सिलेंडर को आप बिल्डिंग में, जैसे ये क्यूब जो आप कंक्रीट बनाए सिलेंडर शेप का, इसको आप बिल्डिंग में बनाइएगा तो कैसा सिलेंडर दिखेगा, थिन सिलेंडर दिखेगा। तो थिन सिलेंडर का मतलब है कि वो स्ट्रेंथ और 85% रह गया। तो 85% ऑफ 0.8 FCK रह गया। तो 0.85 इंटू 0.8 कीजिएगा तो वो 0.67 हो जाता है। तो आपको एक एक्चुअल FCK का जो आप बनाए, क्यूब बनाए और आप बिल्डिंग में बनाने तक में आपका स्ट्रेंथ कितना आ गया, 0.67 FCK आ गया। अब ये क्या दिखा रहा है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब है कि आपके स्ट्रक्चर में एक्चुअल में कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रह गया कंक्रीट का, वो 67% ही रह गया FCK का। बाकी सारा तो आपका ये क्यूब का शेप लेने में चला गया। इसका मतलब है कि ये शेप चेंज हो करके जो आप क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब का साइज़ अगर एग्रीगेट आपका 20 mm का है तो ये होता है आपको 15 सेंटीमीटर का आपको क्यूब रहता है। तो ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब को आप सिलेंडर में करते तो 20% रिड्यूस होता, और थिन सिलेंडर में कर देते तो उसका 85% रिड्यूस हो जाता। तो इसीलिए ये जो वैल्यू आया 0.67 FCK, ये हम लोगों का आगे स्ट्रक्चर में काम आने वाला है, क्योंकि ये वही वो स्ट्रेंथ है ना जो स्ट्रक्चर में मिल रहा है। हम क्यूब में जो स्ट्रेंथ मिल रहा है उसको लेकर के क्या करेंगे, हमको बनाना है फाउंडेशन, हमको बनाना है कॉलम, हमको बनाना है बीम्स। तो वहाँ पे क्यूब एक छोटा सा कुछ क्यूब शेप का आपको कंक्रीट रहेगा, तो वो कितना स्ट्रेंथ शो कर रहा है हमको, उससे क्या मतलब है, हमको मतलब है कि मेरा कंक्रीट जब स्ट्रक्चर में पहुँचेगा तो कितना स्ट्रेंथ देगा। अब वो देगा 0.67 FCK। यही आपको 0.67 FCK यहाँ दिखा है इस डायग्राम में। तो आप क्या किए कि FCK जो आपका स्ट्रेंथ था, ये FCK किसका स्ट्रेंथ था, क्यूब का स्ट्रेंथ था। आपका ये रिड्यूस होकर के कितना बच गया, 67% बच गया।
स्टार्ट यहीं से हुआ, आपका इसी तरह से फॉलो होता रहेगा, लेकिन आपका ये सारा जो वैल्यू है अब अपने सारे वैल्यू से 67% आपका डाउन हो गया। इसको हम लोग क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। अब यहाँ से बात आने लग गया स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग में आ गए, यहाँ तक हम लोग क्यूब में थे जो हम लोग साइड पे बनाते हैं सिर्फ। अब जब हम लोग बिल्डिंग में आते हैं तो यहाँ पे अब IS कोड हम लोगों को फिर से एक नया टर्म दे देता है, और वो नया टर्म क्या है, ये नया टर्म है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और इसी को कई बार लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल आप इसको कह सकते हैं आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आगे फिर हम लोग जब इसको और डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों कहलाया। ठीक है, अब ये क्या होता है, हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं लिमिट स्टेट के बारे में, वर्किंग स्ट्रेस के बारे में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको समझ के चलिए कि हम लोग कंक्रीट को साइट पे बनाए। अब साइट पे बनाते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, वर्कर उसमें कुछ पानी मिलाया, अपने हिसाब से उसको मिक्स किया, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो कुछ पानी इवापोरेट हो गया। तो कुल मिला के जो हम लोग कंक्रीट बनाते हैं वो क्या है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ बनाते हैं। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ बनाते हैं इसका मतलब है कि हम लोग एक्चुअल स्ट्रेंथ अगर हम लोग 0.67 लेने के चलने वाले थे, लेकिन लेबर के बनाने के वजह से और उसके इनएक्सपीरियंस की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर इंजीनियर की नेग्लिजेंस की वजह से आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ थोड़ा रिड्यूस होगा। अब ये कितना रिड्यूस होगा, तो IS कोड हम लोगों को क्या करता है, डायरेक्टली वैल्यूज़ बता देता है कि अगर आप कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ एक पार्टिकुलर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेके चलना है जो वर्कमैनशिप के लिए आपका जो भी खराबी होगा उसको कंसिडर कर लेगा, और स्टील के लिए भी आपको एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बता देता है। अब कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना दिया है, तो IS 456 हम लोगों को देता है 1.5 और स्टील के लिए देता है 1.15। ठीक है, अब हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, कंक्रीट की ही बात कर रहे हैं सारा। ये टोटल स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम कंक्रीट का है। ये जो अभी हम लोग बनाए हैं 0.67 FCK, ये क्या है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। अब क्योंकि इसको आप बिल्डिंग में बनाने का सोचे थे तो ये स्ट्रेंथ मिला, लेकिन आपका वर्कर बनाएगा तो अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसमें गलती करेगा, तो गलती करेगा तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना का हम लोगों को लेना है, 1.5 का। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि वो 1.5 गुना खड़ा हम लोगों का उसका जो एरर रहेगा वो 1 से ज़्यादा रहेगा, 1.5 रहेगा। तो हम लोग अगर इस वैल्यू को 1.5 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को एक्चुअल जो स्ट्रेंथ कंक्रीट का मिलेगा इस लॉस को ध्यान में रखते हुए वो मिल जाएगा। तो अगर हम लोग 0.67 FCK को डिवाइड कर दें 0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5 अगर हम लोग कर दें कंक्रीट के बारे में भी डिस्कस करके, तो ये कितना बन जाएगा, 0.446 FCK। मतलब अब जो कंक्रीट का क्यूब में स्ट्रेंथ FCK था, आपके बिल्डिंग में आते आते वो आपके लेबर के बनाने के वजह से, आपके सिलेंड्रिकल फॉर्म में होने की वजह से ये 44.6% ही आपके पास स्ट्रेंथ रह गया। और इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ का मतलब कि जब हम लोग कैलकुलेशन के लिए जो स्ट्रेंथ लेने वाले हैं हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे, हम लोग ये FCK लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये FCK हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तो डिज़ाइन करने में एक्चुअल में आपके स्ट्रक्चर में इतना मिल रहा है तो लेते हैं हम लोग इतना है। इसको कहते हैं हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स। और ये वाला वैल्यू को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो आगे के डेरिवेशंस में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, अब ये निकला आपका एक वैल्यू कि आप अभी कंक्रीट का निकाले हैं। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टील के बारे में जानेंगे, और ये वाला जो आप स्ट्रेंथ निकाले हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको ही हम लोग जब भी कंक्रीट की बात करेंगे कि हम लोग ये कंक्रीट को यूज़ करके अपना बिल्डिंग बनाने वाले हैं, कॉलम्स बीम्स जो भी, तो हम लोग को अगर कोई बोलेगा कि कितना स्ट्रेंथ है आपके कंक्रीट में, तो 0.446 FCK। कहाँ से आया, 0.67 को डिवाइड किए 1.5 से फैक्टर, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है ये हम आपको समझा दिए। 0.67 FCK कहाँ से आया था, इससे आया था। ये कहाँ से आया, इसके वजह से आया। और ये कहाँ से आया था, ये क्यूब को जब हम लोग सिलेंडर बनाए तब आया था।
तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको समझाए हैं कि किस तरह से ये 0.446 FCK निकला। अब इसी को आप यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखेंगे तो 0.67 FCK डिवाइडेड बाई गामा m लिखा हुआ है। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को ही हम लोग बोलते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग गामा m। गामा हो गया आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, m मतलब मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये गामा m आपको कंक्रीट का कितना है 1.5, स्टील का कितना है 1.15। तो अभी क्योंकि हम लोग कंक्रीट का ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है तो यहाँ 0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.446 FCK। इसीलिए ये वाला स्ट्रेंथ आप देखिए कि ये अगर आपका 1 FCK था 100% था तो ये 67% है, इससे डाउन हो गया। ये 44.6% है तो इससे थोड़ा और डाउन हो गया। ये तीनों कर्व को एक साथ हम आपको कंबाइन करके दिखा दिए। अदरवाइज़ आप सिंगल ये वाला कर्व देखते हैं, आप बुक्स में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप इस वाले कर्व को बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं। हम तीनों को एक साथ ओवरलैप कर दिए तो मेरा तीनों एक ही ग्राफ में आ गया और हम आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका सिखा दिए। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, बिहेवियर है कंक्रीट का। इस बिहेवियर से आपको एक चीज़ पता चला कि इस कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेंथ 44.6% होता है। इसीलिए हम यहाँ पे दिखाए कि ये आपके क्यूब का स्ट्रेंथ था, ये आपके स्ट्रक्चर में सिलेंडर का था, और क्योंकि वर्कमैनशिप आपका ख़राब होता है इसीलिए इसमें और रिड्यूस हो गया। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाने के बाद इसको हम लोग नाम दे दिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ, कि डिज़ाइन के कैलकुलेशन में ये वाला लेंगे। कोई पूछेगा स्ट्रक्चर में कितना होता है एक्चुअल में कंक्रीट का, तो 0.67 होता है। इसका नाम क्या दे दिए, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ये एक्चुअल में आपके स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथ है ये है कि वर्कमैनशिप खराब हो सकता है, इसलिए पहले ही रिड्यूस कर लो उन फैक्टर्स को। तो ये 0.446 है और ये आपका क्यूब के अंदर का स्ट्रेंथ है। अब आपको इससे क्वेश्चन बनता है, वो कहता है कि आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में कितना होता है, एक्चुअल में आपके स्ट्रक्चर में कितना स्ट्रेंथ होता है। तो अगर ये पूछा है या नहीं तो पूछा है कि कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो आपको पता है कि 0.67 FCK होता है। ऑप्शन में सारा दिया रहेगा, 0.446 भी, FCK भी, 67 भी और नन ऑफ दीज लिखा रहेगा। आपको पूछ सकता है कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर में डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 0.446 FCK होता है। कंक्रीट का क्यूब में कितना स्ट्रेंथ हो सकता है, FCK हो सकता है। ये सब अभी बहुत आसान लग रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप ये नहीं जान रहे होते हैं और तब आप जब ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और अक्सर आपको लगता है कि वो FCK की बात कर रहा है, या फिर अक्सर लोगों को 0.67 FCK याद रह जाता है। तो इसलिए ये 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों वैल्यूज़ का लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको तीनों में से कोई भी पूछ ले, वर्ड्स में कुछ भी बना दे वो क्वेश्चन, आपको पूरा लॉजिक पता है कि स्ट्रक्चर में हो रहा है, वर्कमैनशिप को ध्यान में रख के, तो उसका नाम हम लोग दे दिए डिज़ाइन। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ पूछा है तो ये, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछा है तो ये, क्यूब में स्ट्रेंथ पूछा है तो ये तीनों आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है हम लोगों का कंक्रीट के ऊपर में जो बिहेवियर होता है उसमें ये सारी बातें। अब ये जो सारी बातें हम लोग अभी तक किए हैं ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाली, ये सारा जब हम आपको ये वैल्यूज़ निकाले हैं, ये सारा हम लोग निकाले हैं लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज पर लिमिट स्टेट मेथड। ये सारा आया है लिमिट स्टेट मेथड से। तो क्योंकि हम आपको एडवांस में कुछ चीज़ अभी बता दिए हैं, इसलिए हम लोगों के पास अब जो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये एज पर ये लिमिट स्टेट मेथड क्या है, जिसके हिसाब से हम आपको ये सारा स्टोरी समझा दिए हैं। तो अभी आप फिलहाल के लिए ये कंक्रीट का पूरा स्टोरी समझ जाइए, समझ में आ गया होगा जब आपको बताएं हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में आप स्टील का सारा स्टोरी समझ जाइएगा। उसके बाद जब हम आएंगे कि कितने तरीके के मेथड्स होते थे, तो वहाँ पे आपको ये लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझाना मेरा काम है। बस अभी के लिए आपको जब इस लेक्चर को आप देख के एंड कर रहे हैं तो आपको ये वाला जो है, बस आपको ये डाउट अपने मन में रखना है कि लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है, वो पता चल जाएगा। तो ये सारा स्टोरी इसकी वजह से किए हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कंक्रीट के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट वाले क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील और HYSD स्टील, कितने तरह के स्टील होते हैं ये भी बताएंगे, कैसे कैसे होते हैं, और उसके हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग अपने बीम के और ये आपका लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिफरेंस आपको फिर वहाँ से समझाएंगे। तो आई होप कि हम लोग आज जो ये लेक्चर किए हैं इससे आपको ये सारे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।